हेलो एवरीवन, पीकेबी रीड 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे सी टेट दिसंबर 2019 मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस दोनों ही लेवल L1 और L2 के कंबाइन रूप से करवाए जाएंगे। मैथ्स पेडागोजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है और काफ़ी पोटेंशियल रखता है आपको मार्क्स दिलवाने का, तो इसे अच्छी तरह करके जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन आस्क्ड टू राइट 44, एक बच्चे से कहा गया दूसरी क्लास के कि 44 लिखे, मगर वो लिख रहा है 404। तो एज अ टीचर, आप एक शिक्षक होने के नाते आप कैसे उसको डील करेंगे? पहला, करेक्ट कर देंगे आंसर उसका सिर्फ कॉपी के अंदर। सिर्फ करेक्ट करने से उसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो नहीं होगी ना, तो इसलिए वन ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा, एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल। बिल्कुल सही, आप प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज दिखाएंगे बच्चे को कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ। देखिए, अब बच्चा जो है उसको समझ में आएगा जब आप उसे कॉन्क्रीट मटेरियल देंगे। आप 1 बाय 1 के ये छोटे छोटे ब्लॉक्स देंगे, ठीक है, और उसको समझाएंगे ये एक वंस है। और जब ये छोटे छोटे वंस जो होते हैं, अगर ये 10 मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं एक टेंस, यानी एक दहाई। और ऐसी 10 दहाइयाँ जब मिल जाती है तो बन जाता है एक सैकड़ा, यानी 100। तो ये कॉन्क्रीट मटेरियल डाइंस का ब्लॉक्स जो होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उससे बच्चे को आप अंडरस्टैंडिंग देंगे। बच्चे को ये समझाना ज़रूरी है कि 44, इसमें 4 जो हैं वो वंस हैं, यानी ये छोटे छोटे वाले, और 4 टेंस है, यानी 4 ये लंबी दहाई की छड़े, तो ये 44 है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई 44, आप ऐसे लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी प्लेस वैल्यू के तहत आप लिखेंगे 40 जमा 4, और वर्ड फॉर्म में लिखेंगे 44 यानी 44। अब बच्चों को हम कई बार कह देते हैं कि ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं, मगर प्लेस वैल्यू में ज़ीरो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे 404, अब यहाँ पे 4 जो है आप बच्चे को ये मॉडल फॉर्म में दिखाएंगे कि ये 4 वंस है, ठीक है। और अब हमारा टेंस यानी दहाई की छड़े तो कोई भी नहीं है, तो हम कोई भी शो नहीं करेंगे। और 4 सैकड़े की छड़े हैं, यानी 4 हंड्रेड्स हैं, तो ये देखिए ये 4 हंड्रेड हो गए, 1 2 3 और 4, तो ये शो करेगा हमारा 404। तो बच्चे को ये बताएंगे कि ये है 404। तो अगर टेंस प्लेस पे 0 है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि दहाई की कोई भी छड़ नहीं है। बच्चे को 0 का मतलब कुछ नहीं ऐसे नहीं सिखाना, तो फिर वो कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा? उसको तो फिर 44 और 404 में फ़र्क ही नहीं समझ में आएगा। तो प्लेस वैल्यू की समझ बच्चे के अंदर विकसित करनी है, स्थानीय मान की समझ, और वो आप विकसित कर सकते हैं कॉन्क्रीट मटेरियल के यूसेज से। ग्रुप करेंगे उनको कि ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, यानी कि जो जिन्होंने सही से किया उनके साथ उन्हें बिठा देंगे। नहीं, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो आप कॉन्क्रीट मटेरियल का यूज़ करेंगे। टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अरे उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, उनको दिक्कत आ रही है, उन्हें समझ नहीं आ रही स्थानीय मान की, तो अपने आप से वो कैसे कर लेंगे? तो 4 इसका भी आंसर नहीं है, इसका आंसर है 2। दूसरा सवाल, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का क्या मुख्य उद्देश्य है? भाई देखिए, मैपिंग है ना, जो मैंने समझा इसके अंदर, और एनसीएफ 2005 को भी मैंने पढ़ा, उसके अंदर ये कहा गया कि तीसरी में ना, जब एनसीईआरटी की बुक्स में भी आप देखेंगे, जैसे कि ये देखिए, तीसरी में एक ऐसी एक्टिविटी बच्चे को देनी है जिससे कि जैसे ट्रेजर हंट की एक्टिविटी देगी, यानी मैप यानी मानचित्र। अब वो मानचित्र जो है ना वो उस तरीके का हो जिससे बच्चा रिलेट कर सके। जैसे कि ये एक्टिविटी जो है बच्चे को दी गई, उस बच्चे को कहा गया कि आपने, एक माँ है और उसने कहा है कि मैंने गिफ्ट छुपाया है, ठीक है। अब वो ये नहीं बता रही कि मैंने कहाँ छुपाया, तो उसने कहा कि आप सबसे बड़े पेड़ से चढ़ेंगे। तो अब इस चित्र के अंदर बच्चा जो है वो एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि नीचे दिए गए 4 पेड़ है और उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, मुझे वहाँ से शुरू करना है। तो ऑब्वियसली वो यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से नहीं करेगा। और फिर उसे कहा है कि तुम जो है 6 कदम चलो, और 6 कदम चलने के बाद उल्टे हाथ को मुड़ जाओ। उल्टे हाथ को मुड़ने के बाद एक पत्ती आएगी और वहाँ पे एक लड़की खेल रही होगी, ठीक है। उसके बाद उसे कहा गया कि तुम आगे चलो 4 कदम,
ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाओ। लेफ्ट हैंड पे मुड़ोगे तो चौथे नंबर की टाइल टूटी हुई है। तो देखिए बच्चा, यहाँ तक समझ में आया। बच्चा जो है टॉप बॉटम, ऊपर नीचे दाएं बाएं एक चित्र के साथ कर रहा है, तो उसकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप्ड हो ही रही है ना। और फिर उसे कहा गया कि यहाँ पे जो आम लटके हुए हैं उसमें से 11 को रंग भर दो और 2 कदम आगे चढ़ो और फिर राइट की तरफ चले जाओ और फिर घर आएगा, और घर के पीछे जो है यहाँ पे गिफ्ट छुपा हुआ है। हाँ, बीच में ये भी कहा कि ये बैट बॉल है, इस बैट बॉल से तुम खेलने मत लग जाना। तो इस तरह की कहानी सी बनाई। तो एक चित्र के साथ बच्चे को जो है वो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की समझ विकसित कराई गई। भाई इस तरीके से बच्चे को धीरे धीरे प्रोपोर्शनल रीजनिंग भी आती है। अगर बच्चे से कहा जाए कि तुम अपने घर का चित्र बनाओ और साथ में स्कूल का चित्र बनाओ, उसका घर छोटा है और स्कूल जो है वो बड़ा है, तो बच्चा जो है अगर इस तरीके का चित्र बनाता है, घर ये दिखा रहा है वो अपना घर और इतनी बड़ी सी बिल्डिंग को वो दिखा रहा है स्कूल, तो देखिए उसकी प्रोपोर्शनल रीजनिंग भी डेवलप हुई। यानी कि उसने एक प्रोपोर्शन अनुपात में सोचा कि घर छोटा है तो उसे छोटे से दिखाऊं और स्कूल बड़ा है तो उसे बड़े से दिखाऊं। तो यही मैपिंग यानी कि मानचित्र यूज करते हुए, और अल्टीमेटली आप सोशल स्टडीज़ में भी देखेंगे जो मैपिंग की जाती है वो एक स्केल पे ही तो आधारित होती है। कंट्रीज़ को दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है कि उसका जो मैप में एक स्केल है वो कितने सारे एरिया यानी कितने माइल्स को शो कर रहा है। तो वो स्केलिंग ही तो है। और वो स्केलिंग कैसे डेवलप हो जाती है, जब हम स्टार्टिंग में बच्चों को उसके जीवन से जुड़ी हुई ट्रेजर हंट वाली एक्टिविटी या फिर कहेंगे क्लास का मानचित्र बना, वो सब करेंगे तो वो डेवलप होगी। इसलिए है कि हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए मैपिंग को प्राइमरी स्कूल में। और देखिए बड़े लेवल पे तो हम मैपिंग ये भी कहते हैं कि डोमेन को रेंज से मिलाओ, एक एक एलिमेंट को मिलाओ, वो तो फिर आगे और लेवल पे हाई लेवल की बात है। मगर यहाँ क्वेश्चन प्राइमरी का पूछा गया है तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा वैलिड है। तो इसलिए आप प्रमोट करेंगे स्पेशल रीजनिंग, बिल्कुल सही। आप करेंगे प्रोपोर्शनल रीजनिंग यानी अनुपातिक विवेचन, बिल्कुल सही। सब्जेक्ट को इजी और इंटरेस्टिंग पढ़ाना, भाई वो तो एक बहुत ही जनरल सी बात है, वो तो सब करते ही है। तो इसलिए कोई खास मेन पर्पस पूछा है ना तो ऐसे जनरल वाले आंसर नहीं लिखने। ब्रेक करना मोनोटोनी ऑफ नंबर्स का, यानी कि उसको तोड़ने के लिए नहीं भैया, हमें तो ये स्किल डेवलप करनी है उसके अंदर। तो नंबर्स तो हो ही रहे हैं, सिर्फ तो ये अलग चीज़ है, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। इसलिए भाई इसका आंसर जो है वो है थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा टॉपिक जो है वो प्राइमरी स्कूल करिकुलम में नहीं है। भाई देखिए पहले हम ये चारों टॉपिक को देख लेते हैं, ये होते क्या है। सबसे पहला है टेसिलेशन। एक टेसिलेशन का मतलब ये है कि आपने एक फॉर्म ले लिया, मतलब आपने एक मेन चीज़ ले ली और उसको आप कैसे कैसे रोटेट करके आगे बढ़ते जा रहे हो या फिर उसको टिल्ट कर रहे हो या उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हो। तो टेसिलेशन एक फ्लैट सरफेस की होती है, जैसे एक प्लेन को आपने एक चीज़ से भर दिया, जैसे कि आप अपने घरों में टाइलें लगवाते हैं या फिर किचन में लगवाते हैं, वो सब टेसिलेशन ही है, ठीक है। टेसिलेशन में मैथ्स के अंदर तो टेसिलेशन का मतलब है कैन बी जनरलाइज टू हायर डायमेंशन एंड वैरायटी ऑफ ज्योमेट्रीज, और बहुत सारी ज्योमेट्रीज में इसको कर सकते हैं। एक अब हम देखते हैं कि टेसिलेशन 3 टाइप की होती है भाई। सबसे पहला होता है हमारा ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन के अंदर जो होता है ना, एक ही शेप को बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे ये वाइट वाला कॉकरोच है, ठीक है, फिर ब्राउन आ गया, फिर वाइट आ गया, फिर ब्राउन आ गया, फिर वाइट आया गया। तो इसके अंदर जो है कि आपने देखा कि ब्राउन वाले ऊपर ऊपर है और वाइट वाले नीचे नीचे है, तो और एक ही तरीके से उन्हें रिपीट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है ब्राउन को नीचे ले आए फिर वाइट को ऊपर ले गए, सेम तरीके से उनको एक पैटर्न के तहत किया जाता है, तो वो कहलाता है भाई ट्रांसलेशन। अब देखिए दूसरे टाइप की टेसिलेशन होती है रोटेशन, यानी घुमा देना। रोटेशन के अंदर क्या होता है, हम शेप को टर्न कर देते हैं और रोटेट कर देते हैं। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्राउन है ये वाइट पत्ती है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे हुआ, फिर हमने इसको ऐसे यहाँ पे रोटेट कर दिया। ये मछली सी है ना, इस मछली को हमने, ये मछली यहाँ पे है, ठीक है, इसको फिर हमने इस मछली को यहाँ पे रोटेट करके यहाँ लिया है, फिर यहाँ रोटेट करके लिया है, फिर यहाँ रोटेट करके लिया है। तो इस तरीके से हम उसको घुमा रहे हैं, सेम तरीके से आगे आगे नहीं बढ़ा रहे, उसको घुमा रहे हैं, तो वो कहलाता है भाई रोटेशन, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है। और तीसरे बात पे है रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे ये ब्राउन वाला घोड़ा है और इस तरफ से आप देखेंगे यहाँ वाइट वाला घोड़ा है, तो जो एक चित्र है ना उसकी शेप जो होती है वो रिपीट करती है बाय रिफ्लेक्टिंग, यानी उसके प्रतिबिंब से, या फिर हमने फ्लिप कर दिया उसको, जैसे
उल्टा कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ ब्राउन वाला घोड़ा था, यहाँ पे हमने व्हाइट वाला घोड़ा इसके उल्टा लगा दिया, तो ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्शन। तो टेसिलेशन के 3 टाइप हो गए, याद रखिएगा। ट्रांसलेशन, एक जैसा ही चलाते रह रहे, जैसे घरों में जो टाइलें हम ज़्यादातर लगाते हैं वो ट्रांसलेशन मेथड से लगाते हैं। रोटेशन, हमने टाइलें घुमा दी थोड़ी, ठीक है। और रिफ्लेक्शन यानी कि एक चीज़ का हमने उल्टा लगा दिया, तो ये कहलाता है टेसिलेशन। और ये काफ़ी यूज़ है प्राइमरी क्लास में, टेसिलेशन के सवाल भी है और बच्चों को सिखाया भी जाता है। दूसरे नंबर पे आ गई हमारी सिमिट्री। सिमिट्री क्या होती है भाई? सिमिट्री वो होती है, सिंपल सी भाषा में अगर आप देखेंगे कि अगर आपने किसी चीज़ को कहीं से काटा और उसके बाद अगर आप वहाँ शीशा लगाते हो तो वो सेम चीज़ वहाँ पर रिफ्लेक्शन में पूरी बनती हुई दिखाई देगी। आप ये करके भी देख लेना बेशक। आप एक कागज़ लेना, ठीक है, उस पर आप एक रेक्टेंगल बनाना और बीच में इस तरीके से काट के यहाँ पे शीशा लगा देना, तो आप शीशे के अंदर जब प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको पूरा रेक्टेंगल बना हुआ दिखाई देगा। तो मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर हम काटते हैं तो चीज़ बिल्कुल इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये याद रखिएगा, ये सिमेट्री है, ठीक है। जैसे स्क्वायर के अंदर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, रेक्टेंगल के अंदर 2 होती है, क्योंकि रेगुलर फिगर्स जो होती है ना, यानी कि जो समान होती है, उनके अंदर तो जितने उनकी एजेस या पॉइंट्स होते हैं ना, वर्टेक्स होते हैं, उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। मगर रेक्टेंगल जो है वो तो रेगुलर नहीं है, मतलब कि उसकी सारी साइड्स बराबर नहीं है, तो इसलिए चाहे बेशक इसके हमारे 4 कोने हो मगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है। अब रोम्बस की भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती हैं। काइट की हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और आइसोसेलेस यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर है एक किसी ट्रायंगल की, तो उसकी हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ट्रेपेजॉइड यानी कि जिसमें चारों चीज़ें मिलती ही नहीं है, कुछ मतलब ऐसी फिगर है, क्वाड्रिलेटरल टाइप है, तो उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। पैरेललोग्राम में भी याद रखिएगा कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इसके बाद आ गया पैटर्न। पैटर्न तो वही देखिए, मैथ्स में आप नंबर के भी पैटर्न होते हैं, ज्योमेट्री के भी पैटर्न होते हैं, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है देखने के लिए। हम स्टार्टिंग में बच्चों को देते हैं कि ये हो गया भाई सर्कल है, अब ये ट्रायंगल आ गया, सर्कल आ गया, ट्रायंगल आ गया, सर्कल ट्रायंगल, अब क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी हम बहुत ज़्यादा बच्चों को देते हैं, पैटर्न पे आधारित नंबर के पैटर्न सिखाते हैं। तो पैटर्न तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्राइमरी स्कूल करिकुलम का। पैटर्न का मतलब ये है कि किसी चीज़ को अरेंज किया जाए किसी रूल के तहत, ठीक है। अब आ गया हमारा रेशो। थोड़ा सा लॉजिकल सोच के क्वेश्चन किया कीजिए। देखिए रेशो का कॉन्सेप्ट हमारा कब आता है? जब आप जो है 6ठी 7वीं 8वीं में आते हैं, तब आप बच्चे को रेशो पढ़ाने लग जाते हैं। रेशो क्या है? रेशो है कंपैरिजन 2 क्वांटिटीज़ का। जैसे कि 3 ट्राइंगल और 2 स्क्वायर है, तो आप उसको रेशो में लिख सकते हैं 3/2, 3:2, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा रेशो, और ये हमारा जो है ये सेकेंडरी लेवल पे आता है, तो ये प्राइमरी में नहीं आता। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सूत्र का प्रयोग किए बिना, यानी हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना, अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। अब हमारे 2 रेक्टेंगल दे गए हैं, ठीक है। एक मान लीजिए ये है और एक रेक्टेंगल ये है, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब हम स्केल से, स्केल यानी कि रूलर, ये रहा अपना रूलर, इससे आप क्या करेंगे? इससे तो आप जो है इसकी सिर्फ डायमेंशन निकाल पाएंगे। अगर मान लीजिए ये 2 है, ये 5 है, यहाँ पे भी बच्चा कह देगा 2 और 5 है, मगर हमें एरिया निकालने के लिए तो सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, 2 × 5 करना पड़ेगा। तो रूलर अपने आप में आपको एरिया नहीं बता पाएगा, तो ए तो नहीं है। अब आ गया हमारा ग्राफ पेपर। ये है भाई हमारा ग्राफ पेपर, ठीक है। अब ग्राफ पेपर के अंदर आप ऐसे बना देंगे, यहाँ पे तो देखो लाइनें होती है ना, तो आपने 1 2, ठीक है, आपने यहाँ ऐसे बना दिया और यहाँ पे आपने 5 बना दिया। तो उसके बाद आप जो है यहाँ पे डब्बे गिन सकते हैं और बता सकते हैं 10। तो ग्राफ पेपर से तो आप एरिया निकाल सकते हैं, ए वाली फिगर का भी, बी वाली फिगर का भी। तो ग्राफ पेपर यानी बी जिसमें ऑप्शन होगा वो तो आएगा। तो बी और बी इन दोनों में है, तो ये आएगा 3 4 अपना कट गया। थ्रेड, धागे से जो है ना आप किसी चीज़ का सिर्फ पेरीमीटर, उसकी बाहर की बाउंड्री नाप सकते हैं, और मगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो धागा भी आपको काम नहीं देगा। अब आ गई टाइलें। अब टाइल है, टाइल जो है आपने ये रेक्टेंगल हमारी 1 वाली फिगर है,
तो हमने देखा कि वो 3 टाइलों से कवर हो रहा है, और एक टाइल जो है अगर वो 1/1 की है, 2/2 की है, तो उससे जो है हम निकाल सकते हैं कि ये 3 टाइलों में हो रहा है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 3 से। अब देखिए 2 और 5, अगर हम ये देखें, आप देखिए कि हमारी जो थी हमारी 5 जो है ये है, ठीक है, और 2 यहाँ पे है, लेंथ और ब्रेड हमें पता है, ठीक है। अब हम 1/1 की टाइल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10 टाइलों से इसको कवर कर सकते हैं। तो हम एक टाइल का 1/1 की टाइल हम यूज़ करके हम बता देंगे कि 10 से कवर हुई, तो 10 है हमारा इसका क्षेत्रफल। तो टाइल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है बी एंड डी सेकंड। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? पहला, जेंडर। भाई जेंडर का लड़का लड़की का कोई लेना देना नहीं है कि लड़कों का ज़्यादा अच्छा होता है लड़कियों का कम होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए ये कोई कारण नहीं है, कोई ऐसा बायोलॉजिकली पाया भी नहीं गया है कि कोई स्टडी हो कि जिसमें ये बिल्कुल प्रूफ कर दिया, कोई स्टेटमेंट बना दी, ऐसा नहीं है। सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, हाँ बिल्कुल सही है। सामाजिक और कल्चरल बैकग्राउंड जो है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वो अंडर अचीवमेंट मैथ्स में कर सकती है। अब आप देखिए, एक ऐसी पृष्ठभूमि है, एक ऐसे गांव में बच्चा पढ़ रहा है जहाँ पे ओरल मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा जो है उसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। वो खुद ही समान भाष्य ले आता है और उसका गणित जो है वो बहुत अच्छा है। तो वो इस तरीके का गणित, ओरल मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक लेकर अंकगणित बहुत तेज है, तो क्लास में आएगा तो वो उसको मदद करेगा ना। और अंडर अचीवमेंट यानी एक बच्चा जो है सिर्फ मोबाइल से कैलकुलेट कर रहा है, बाहर जा रहा है तो सब्जी खरीदने वो सिर्फ मोबाइल में लगा हुआ है, तो वो सोशो कल्चरल बैकग्राउंड उसका ऐसा है कि उसको ओरल और मौखिक मैथ्स जो है वो नहीं कर रहा। तो उससे क्या होगा, वो मैथ्स में अंडर अचीवमेंट करने लगेगा, वो हर चीज़ के लिए पेपर पेंसिल वाला काम करने लगेगा। वो जो गणित जो चाहता है, सब्जेक्ट एज अ विषय हम चाहते हैं बच्चे में जो स्किल डेवलप करना, वो थोड़ी लेट डेवलप करेगा। तो सोशो कल्चरल बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि कल्चर भी जिस तरीके से गणित को देखता है और गणित को प्रमोट करता है, जैसे कि आप देखिए हमारे समाज में गणित की वैल्यू है। गणित को आप देखिए कि हर टेस्ट में समाज जो है, जो टेट का पेपर हो रहा है आपका, या फिर आपका कोई भी पुलिस की भर्ती हो रही है, तो उसमें आप देखिए मेंटल अर्थमेटिक क्वांटिटेटिव मैथ्स आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि समाज को वैल्यू करता है उस गणित को, और गणित का वो जो काम अगर बच्चा क्वालिफाई करके आता है तो वो गणित को उसको काम आता है। एज अ टीचर आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, आपको बच्चे का आपको यू डाइज के फॉर्म में डेटा चढ़ाना है, तो वो गणित आपके काम आएगा। तो गणित एक कौशल है, एक स्किल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो समाज जो है वो जिस तरीके से उसको प्रमोट कर रहा है तो वो मदद करता है। अगर अगर समाज ही वैल्यू नहीं करेगा तो गणित को, तो वो अंडर अचीवमेंट भी बच्चे की हो जाएगी, मतलब बच्चा उसको यूजफुल नहीं समझेगा तो उसे सीखने की कोशिश नहीं करेगा। तो 2 इसका आंसर है। नेचर ऑफ मैथ्स जो है वो खुद अंडर अचीवमेंट में करता है। भाई ऐसा नहीं है, मैथ्स तो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि हाईली सिंपल है, हाँ एब्स्ट्रैक्ट जरूर है, मगर एक रूल बाउंड है और एक तर्क पे काम करती है। तो वो तो इसका आंसर नहीं है। इनेट एबिलिटी, भाई हेरिडिटी का भी कोई इसमें ज़्यादा रूल नहीं है कि आप अंडर अचीवमेंट होगी जी, आपके माँ बाप को मैथ नहीं आता तो आपको भी नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एक्सप्लेन दैट, इनमें से सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कौन सी है? आपको 1/4 जो है वो दिखाना है कि लेस देन 1/3 है। अब भैया आप ये देखिए, आपको कोई भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, लेवल 1 का और लेवल 2 का, तो आप ये देखिए, आप लेवल 1 के लर्नर जो हैं वो आपके प्राइमरी है, आप अपने लिए मत देखिए। अब हमारे जैसे तो बड़े होते तो क्या करते, हम 1/4 को लिख दे, ये 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20, भाई ये 0.25 है, और 1 जो है वो हमें पता है 0.33 है, तो हम कह देते 1/3 बड़ा है, हम डेसिमल में कन्वर्ट करके कर लेते। मगर हमें देखना है, ये छोटे बच्चों के साथ हमें एक्सप्लेन करना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है? कॉन्क्रीट मटेरियल सबसे आसान तरीके से हम उसे कैसे कर सकते हैं? भाई वो हम कर सकते हैं उसको दिखाने के लिए, भाई ये यानी कि पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप में आप क्या करेंगे, ये है भाई एक 1, एक स्ट्रिप है, उसको 2 भागों में बांट दिया, तो हम कहेंगे ये 1/2 है, ये 1/2 है। फिर इसी वाली स्ट्रिप को हमने 3 भागों में बांटा फोल्ड करके, तो ये आ गया 1/3 1/3 1/4, और इस स्ट्रिप को काटा हमने 1/4 1/4 1/4 1/4। अब हम देखते हैं, देखिए दिख ही रहा है साफ तौर पे कि जो पीले वाली स्ट्रिप का एक हिस्सा, एक 1/3 जो है, वो हरे वाली स्ट्रिप का एक हिस्सा 1/4 से बड़ा है। तो वही हम जो है उससे सिखा पाएंगे अच्छी तरह, वो दिखाई देगा। विजुअलाइजेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है मैथ में, उसका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं प्राइमरी लेवल पे, ठीक है।
अब नंबर चार्ट जो है वो तो कोई यूज़फुल नहीं है, उससे तो आप जो है अंक और अंकों में कोई पैटर्न वैटर्न फाइंड करना वो करवाते हैं। और ये जो है ना भाई, ये डाइंस ब्लॉक्स है, इसके से जो है ना आप वो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि 9 वंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 वंस और है ये छोटे वाले, और टेंस यानी दहाई की छड़े यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आप गिन सकते हैं, पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, शायद 4 5 है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ बच्चे को जमा करना भी दिखा सकते हैं कि 9 और ये 12 हो गए, और 12 छोटे वंस के लिए हम एक बड़ी टेंस की छड़ ले सकते हैं और 2 वंस फिर भी खाली रह गए, तो कैरी ओवर एडिशन ये भी दिखा सकते हैं। तो ये डाइंस ब्लॉक है जो कि हम देख सकते हैं, और हम इसमें सब्ट्रैक्शन भी सिखा सकते हैं। एलसीएम का मेथड भाई बाद में आता है बच्चों, एलसीएम का मेथड आप जो है सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को सिखाते हैं, छठी से में मिडिल क्लास में आप सिखाने लग जाते हैं, छोटे बच्चों के साथ नहीं सिखाते, पेपर स्ट्रिप आप करते हैं। तो ये इसका आंसर है। एलसीएम में जैसे 4 और 3 का एलसीएम 12, तो हम लिख देंगे 12/4 ये 3 हो गया, और 12/3 जो हो गया ये 6 हो गया, तो 6 बड़ा होता है 3 से, इसलिए 1/3 बड़ा है। तो ये जो है ये हम बाद में सिखाते हैं, ये प्राइमरी लेवल पे नहीं सिखाते। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। पहला, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, सिर्फ पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम से पढ़ाते रहना। भाई ऐसा नहीं है, आप जो है टीचर, उन्होंने कहा है सिलेबस लिखने वालों ने भी कि टीचर अपने अनुसार उसको चेंज कर सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है, तो एक ही उस पर करते रहना वो नहीं है। प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, यानी एक ही तरीके से संकल्पनाएं दिखाना, ऐसा नहीं है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है। बच्चे के खुद के एक्सपीरियंस जो आपकी क्लास के बच्चे लेके आ रहे हैं उनको यूज करते हुए आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, तो ये भी नहीं है। प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ आंसर्स, बिल्कुल ये सही है, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्योंकि बच्चा जो है वो कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है। बच्चा अपने साथ बहुत सारे गणित के कॉन्सेप्ट भी लेकर आ रहा है, गणित की को वो अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर रहा है, वो उसके एग्जाम्पल्स को भी लेकर आ रहा है, तो उन सारी चीज़ को यूज़ करते हुए मैथ्स के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते जाना, यही मैथ्स के प्राइमरी स्कूल में एम रखी गई, ठीक है। राइट करना एक्टिविटीज और क्वेश्चन फॉर रेफरेंस, भाई ऐसे क्वेश्चन और क्रियाकलापों को लिख के संदर्भ में लिख लेना, ये कोई मेन नहीं है। मेन देखिए, ये जितने भी पेडागोजी वाले क्वेश्चन हैं इनमें ज़्यादातर यही है, बच्चा कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दो, टीचर फैसिलिटेटर का काम करे, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी हो, इनोवेशन हो, स्पेस हो, ओपन माइंडेडनेस हो, वो सारी बातें हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्ष्य नहीं माना जा सकता। वही ऐसी क्लास जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है, यानी कि जिसके अंदर बच्चे एक्टिव लर्नर नहीं है, तो उसके बारे में हमें बताना है। पहला, रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन। वही ऐसी क्लास जिसमें कि लैंग्वेज का और डायलॉग जो हो रहा है मैथ्स का, उसको ड्यू अटेंशन दी जाएगी, तो वो तो अच्छी बात है, क्योंकि भाषा का कैसे आप गणित की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तेरा मुझसे इतना ज़्यादा, मुझे इतना कम, इतना ज़्यादा, ये सारी मैथ्स की तो टर्मिनोलॉजी है, तो वो तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में होती है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। टीचर एक्नॉलेज करती है स्टूडेंट्स के कि बच्चे जो है अपनी इंटरेक्शन से बहुत सारी मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, तो ये तो सही है कि टीचर ने अगर एक एग्जांपल दिया, जैसे कि आप 1/4 को अगर देखते हैं तो कोई बच्चा जो है वो पिक्टोरियली शो कर देगा, कोई बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट्स में से कलर करके बता देगा कि ये 1/4 है, कोई जो है वो ऐसे पाई चार्ट में दिखा देगा, तो मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग बच्चा बना रहा है, तो टीचर जो है उस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ वो कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहा है, वो तो अच्छी बात है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और विस्तृत हो जाएगी इस तरीके से, तो ये तो अच्छी बात है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। वही देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं ना, यानी कि वस्तुनिष्ठ, यानी कि इस क्वेश्चन को दिया और इसका आंसर सिर्फ यही होगा, तो उससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम ज़्यादा पता नहीं लग पाएंगे और सिर्फ उन्हीं को यूज़ किया जाएगा, तो बस आप जो है वो मार्क्स देने लगेंगे, और मार्क्स देने से बस इसके 10 में से 9 आए, इसके 10 में से 3 आए, मगर उस किसी बच्चे को एक कॉन्सेप्ट के बारे में 3 आए, तो उसको क्या पता हो उसको कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी समझ कम रह गई हो, जिसके कारण उसके 3 आए, और 10 में से 10 वाले के रट्टा मार के भी आ गए हो, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वो नहीं बता पाते, तो सिर्फ उनको यूज़ करना कोई अच्छा कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथ्स क्लासरूम का फीचर नहीं है,
तो यही इसका आंसर। कनेक्शंस बिटवीन मैथ्स एंड अदर करिकुलर एरियाज आर हाईलाइटेड। हाँ भाई देखिए, मैथ्स का प्रयोग जो है बच्चा ईवीएस में भी कर रहा है, मैप बनाने के लिए कर रहा है, बच्चा जो है साइंस में भी मेजरमेंट में यूज़ कर रहा है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अगर वो यूज़ कर रहा है, उस कनेक्शंस को टीचर अगर हाईलाइट भी करते हैं तो वो तो एक अच्छी बात है। तो ये सही है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। अब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण की लाइन में है यानी सही है। ठीक है, मैथ्स जो है सिर्फ लर्निंग फैक्ट्स का नाम है, बिल्कुल भी नहीं। मैथ्स जो है वो एक मैथमेटाइजेशन करना, स्किल सीखना, गणितीकरण सीखना, यानी कि आप अपने आसपास चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, आप एस्टिमेट कर रहे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ फैक्ट्स को रटना मैथ्स नहीं है। वो तो किसी भी विषय में आप देखिए, मैथ्स क्या, अगर आपका हिंदी में भी आएगा ना ऐसा क्वेश्चन कि सिर्फ फैक्ट्स को रटना हिंदी है, तो वो नहीं है। ऐसा सोच ही गलत है किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज को लेकर, यानी किसी भी सब्जेक्ट की एपिस्टेमोलॉजिकल व्यूज को लेकर। ठीक है, मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर ट्रुथ। भाई मैथमेटिशियन चाहिए होते हैं कि वो सच्चाई को पता लगाए। ये कोई बहुत ही गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। भाई ऐसे अपेक्षा रखना मैथमेटिशियन की आप ये करोगे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। मैथ जो है वो इंटायरली ऑब्जेक्टिव है। नहीं, ऑब्जेक्टिव ही नहीं। अब जैसे मैंने आपको 1/4 का बताया, तो उसमें डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं ना उसकी। और मैथ्स की आप देखिए कि आप डिफरेंट मैथ्स में सब्जेक्टिविटी, आप मतलब मैथ्स जो है उसको फॉर्म्स में वो सब्जेक्टिव हो सकता है। आप ये देखिए, जैसे कि आपने कोई पैटर्न बनाया, तो एक बच्चे ने अलग बनाया, दूसरे ने अलग बनाया। ये डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं घर वगैरह के, तो वो किस लिए है? वो मैथ्स को अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है ना, सब्जेक्टिव तरीके से यूसेज उसका हो रहा है। सिर्फ इंटायरली ऑब्जेक्टिव होता, वैसे तो वो ऑब्जेक्टिव है कि 2 + 2 4 ही है, मगर इंटायरली मतलब उसके यूसेज पे आप जो है, आप उसमें जब क्रिएटिविटी ले आते हो तो वहाँ पे वो सब्जेक्टिव वाला डायमेंशन भी आ जाता है। तो ये भी नहीं है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के अनुसार आप जो है सब्जेक्टिविटी और बहुत सारे चीज़ें प्रमोट करते हो, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हमने काटा। वैसे तो मैथ्स ऑब्जेक्टिव है, हमने इसलिए काटा क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में देखते हैं कि बच्चा मल्टीपल व्यूज़ लेकर आए, अपने बहुत सारे विचार जो वो रखता है, अपने सोच और एग्जाम्पल्स को लेकर आए, तो इसलिए हमने थर्ड वाले को काटा। और फोर्थ जो है विजुअलाइजेशन, यानी मान सदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ, ये बिल्कुल भी सही है, विजुलाइज कर पाना, यानी कि आप जो है चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हैं। आपको अगर एक बोतल दे दी और ऊपर से बच्चे से कहा गया कि इसका ढक्कन कैसे दिखेगा, तो वो विजुलाइज कर रहा है कि ऊपर से तो भाई ऐसे दिखेगा। ठीक है, अगर एक बॉक्स है तो वो ऊपर से उसका टॉप व्यू क्या होगा, सामने से उसका फ्रंट व्यू क्या होगा। एक गाड़ी गुजर रही है तो आपको सामने से कैसे दिखाई दे रही है, ठीक है, और मतलब इस तरीके से सामने से, और उसका फ्रंट व्यू कैसा होगा। तो ये सारी विजुलाइज कर पाना, ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि कोशिश की जाती है बच्चों के अंदर डेवलप करने की, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स का, और वही इस क्वेश्चन का आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयोगी है। भाई स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस की बात है, तो उसके लिए हमें करना है। और आप देखिए, हमें प्राइमरी क्लासरूम में, तो प्राइमरी क्लासरूम यानी जो कॉन्क्रीट मटेरियल जिसको वो छू कर देख सकते हैं, उससे रिलेटेड ज़्यादा आंसर हमें लगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहला, ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल, बिल्कुल सही। टीचर एक क्लास में बॉटल ला सकती है और कह सकती है कि बताओ ये ऊपर से कैसे दिख रही है, उसका टॉप व्यू बनाओ, तो ये आंसर तो सही है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होगी, हर कोई बच्चा देखेगा कि अरे ये तो ऐसे दिख रही है, तो इस तरीके का व्यू बनाओ। कोई ऐसा भी बना सकता है कि मैडम ये ऊपर नीचे से मोटी है और ऊपर से ऐसे दिख रही है, ढक्कन इतना दिख रहा है। तो ये जो है, ये डिफरेंट बच्चा जो लेकर आएगा तो वो उसकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को पोर्ट्रे करेगा। लोकेटिंग सिटीज़ ऑन अ मैप, भाई देखिए मैप जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल है। हाँ, हमें उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, मतलब प्राइमरी लेवल पे कि बच्चा के दैनिक जीवन से जुड़ता हुआ, मगर सिटीज़ को लोकेट करना और मैप में सिटी का कॉन्सेप्ट कि ये सिटी है, ये देश है, तो वो तो हम धीरे धीरे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं ना। तो स्टार्टिंग में तो मगर एक बॉटल है जिसको छू कर दे सकता है, वो ज़्यादा अच्छा मटेरियल है ना। नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज, भाई टाइम का और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का क्या, वो तो कितने बजे उग रहा है, तो इसका कोई नहीं है। रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, नंबर पे दिखाओगे तो नंबर लाइन पे तो कोई स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। स्पेस यानी 2D 3D और टॉप व्यू फ्रंट व्यू, वो उन सबसे रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। अब
गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इननेट, यानी गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। यानी कि अगर किसी के कोई माँ बाप किसी के मैथ्स में इंटेलिजेंट तो वो भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है और यही इसका आंसर है। दूसरा, टीचर की बिलीफ लर्नर्स के बारे में उसका पावरफुल इम्पैक्ट होता है लर्निंग आउटकम्स में। बिल्कुल सही। अगर टीचर किसी बच्चे को कहेगी कि तेरे को तो मैथ्स आ ही नहीं सकता, ऐसी भाषा तो प्रयोग भी नहीं करनी, तो उससे क्या होगा? अगर ऐसा कोई कर रही है तो उससे क्या होगा? बच्चा जो है वो खुद डिमोटिवेटेड हो जाएगा और वो जो है उसकी लर्निंग हैम्पर होगी। तो ये आंसर इस तरीके से है कि टीचर की बिलीफ जो है उनका पावरफुल इम्पैक्ट होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। स्टूडेंट का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो होता है वो इम्पैक्ट करता है उनकी परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में। बिल्कुल सही है। बच्चे का सोच सामाजिक परिवेश जिसमें से वो आ रहा है, क्या गणित की मतलब वो किस किस चीज़ों में उसके गणित के एक्सेस है, तो वो किसी भी चीज़ पे उसका इन्फ्लुएंस तो होता ही है, तो ये भी सही है अपने आप में बात। स्कूल की लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन की वो इम्पैक्ट कर सकती है बच्चे की परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में। बिल्कुल सही है। अगर EWS कैटेगरी में कोई हिंदी मीडियम का बच्चा जो है वो मैथ्स स्कूल में आ गया, प्राइवेट स्कूल में, और वो मैथ्स इंग्लिश में पढ़ने लग गया, भाई उसे इंग्लिश एज ए लैंग्वेज जिसमें आप जो है मैथ्स समझाने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसे इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही तो उसे मैथ्स कहाँ से आ जाएगा? तो जो लैंग्वेज है जिसमें आप जो है मैथ्स करा रहे हो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए बहुत सारे स्कूलों में गणित की पाठ्य पुस्तकें जो होती है वो मातृभाषा में भी होती है, ताकि बच्चा जो है उन्हें अच्छी तरह समझ जाए। हिंदी हो गई, जैसे महाराष्ट्र में मराठी में है, तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वो इम्पैक्ट करती है बच्चे की परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में, ये बात तो सही है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। देखिए, मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे पास है, ठीक है, आई, और मनीष के पास मुझसे 2 ज़्यादा हैं, हैज़ 2 मोर देन मी, इतनी मनीष के पास है, ठीक है। मनीष के पास 8 है, तो कितनी मनीष के पास है? तो आपने क्या किया? आपने कंपेयर करते हुए जमा की ना। आप देखिए, आपने यहाँ जमा की ना कंपेयर करते हुए कि मेरे पास 6 है और मनीष के पास मुझसे 2 ज़्यादा है, तो आपने कंपैरिजन किया मेरे और मनीष में, अपने और मनीष में, ठीक है। और उसके बाद देखा कि मनीष की मुझसे 2 ज़्यादा है, तो आपने अल्टीमेटली परफॉर्म कौन सा ऑपरेशन किया? एडिशन का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है कंपैरेटिव एडिशन, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन होता कि मेरे पास 6 है, ठीक है, और मनीष के पास जो है मुझसे 2 कम है, तो बताओ मनीष के पास क्या है? तो अब क्या कर रहे हो? आप अपने और मनीष को कंपेयर तो कर रहे हो, मगर आप कह रहे हो कि उसकी मेरे से 2 कम है, तो आप ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हो? सब्ट्रैक्शन का, तो वो कहलाता है कंपैरेटिव सब्ट्रैक्शन। टेक अवे एडिशन। टेक अवे एडिशन वही बिल्कुल ये होता है कि मेरे पास 3 बॉल थी, 3 और आ गई, तो मेरे पास कितनी हो गई? 6, ठीक है। टेक अवे सब्ट्रैक्शन, मेरे पास 3 बॉल थी और 2 बॉल किसी ने ले ली, तो कितनी रह गई? 1। तो वो आप एक ही सिचुएशन में एक ही सेट के ऊपर लगा रहे होते हो, ठीक है, टेक अवे वाले में। और कंपैरिजन में आप 2 चीज़ों को तुलना करते हुए फिर जमा और घटा जो कर रहे हैं, फिर उस बेसिस पे आप कंपैरेटिव एडिशन या कंपैरेटिव सब्ट्रैक्शन बोल सकते हो। तो इस सिचुएशन में क्या है कि मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष की मेरे से 2 अधिक है, तो आपने अपने और मनीष को कंपेयर किया और फिर आपने देखा उसकी मुझसे 2 ज़्यादा है, तो आपने अल्टीमेटली जमा का ऑपरेशन लगाया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कंपैरेटिव एडिशन है, यानी तुलनात्मक जमा। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब हमें बताना है कि कौन सी बात सही नहीं है। तो भाई, इससे पहले हम हिंदू अरबिक प्रणाली के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है, उसके अंदर हमारे 10 सिंबल होते हैं। अब 10 सिंबल देखिए वो क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कुल मिला के ये 10 सिंबल हो गए, जो कि डेवलप किए गए थे इंडिया में, मगर उनको यूज़ किया गया था अरब में। और इन सिंबल्स को पॉपुलराइज करने वाले थे वो थे लियोनार्डो डी पिज़ा ने किया था अपनी किताब लिबर अबाकी, जो कि 1202 में आई थी, ठीक है। उससे पहले जो है रोमन सिस्टम ज़्यादा चलता था, जिसमें XLM CDM ये जो डिजिट्स थी इनको यूज़ करते हुए जो है गणना की जाती थी, ठीक है। अब हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम जो है वो काफ़ी हिट क्यों हुआ? भाई, एक तो ये था कि ये प्लेस वैल्यू 10 के कॉन्सेप्ट पे था, ये 10 की प्लेस वैल्यू पे था, ठीक है। और इसके अंदर देखिए प्लेस वैल्यू होती क्या है, पहले हम ये भी देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू दैट अ डिजिट हैज़ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन।
अब देखिए, अब यहाँ पे कोई एक 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट्स हैं। 4 का मतलब है 4 टेंस है यानी 40। 2 का मतलब है 2 हंड्रेड्स हैं, 200। और उसको आप कैसे अगर ऐसे शो करेंगे मतलब मॉडल फॉर्म में, तो आप ये दिखाएंगे कि ये जो है 200 यानी 200 यानी 200 बार ये छोटे छोटे वन है ना, ये आए हैं। और फिर इन छोटे छोटे वन को 100 आ गया तो फिर हमने ये एक ईंट सी बना दी, और एक और 100 आ गया तो फिर हमने एक और ईंट बना दी, तो 2 ईंट बना दी हमने 100 की। ठीक है, और 4 छड़े बना दी हमने 10 की, और 3 छुट्टे रहे, तो इसलिए ये 243 हुआ। तो ये है प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। और देखिए प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट में अब यहाँ पीछे 0 आ रही है ना, अगर 200, तो ये हमारा जो सिंबल जो हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम है वो 10 के बेस सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन में कौन सी बात सही नहीं है। पहला, द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट्स इट्स वैल्यू। बिल्कुल सही। अगर आप जो है 623 लिखेंगे, ठीक है, और आप 263 देखेंगे, अब यहाँ पे जो 2 है वो है 2 टेंस यानी 20, और यहाँ पे जो 2 है वो है 2 हंड्रेड्स। तो डिजिट जो है जिस प्लेस पे है वो डिक्टेट करती है उसकी वैल्यू को, ये बात तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। इट इज़ एडिटिव इन नेचर। हाँ, आप जो है 623 में 263 जमा कर सकते हो बिल्कुल आराम से, तो ये सही है बात, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या ये बेस 2 का सिस्टम फॉलो करता है? नहीं, ये बेस 10 का सिस्टम फॉलो करता है। यही इस बात का आंसर है कि ये गलत बात है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव है नेचर में, आप जो है गुणा कर सकते हो इसमें आराम से, हाँ कर सकते हो, तो ये बात भी सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। इसका जो हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम है वो बेस 10 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप 623 है, ये 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 2, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0, तो ये आ गया 600, ये आ गया 20, और ये आ गया 3, तो ये आ गया 623। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे बेस 10 चलता है। और अगर हमें किसी क्वेश्चन में निकाला जाए, अगर मान लीजिए 53 का आपको कहा जाए बेस 2 में निकालो, तो यहाँ लिख दो 2 और 2 की पावर 0, यहाँ लिख दो 2 और 2 की पावर 1, और फिर लिखो 5 इंटू 2 की पावर 1 जमा 3 इंटू 2 की पावर 0, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 3, तो ये आ गया 13 बेस 2 में। ठीक है, तो इस तरीके से बेस 3 में, बेस 4 में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती। ऊपर जो है ना, जो भी यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स लिखा हो उसके ऊपर वही लिख दो जो बेस है, और उसकी पावर जो है 0 1 2 3 4 ऐसे चलाते जाओ, और फिर उनको गुणा करके जो डिजिट है उसको उस पावर से और फिर ऐड कर दो, तो उसमें आप बेस में कन्वर्ट करके भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। अब हमें प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक स्तर पर ज्योमेट्री का अध्यापन कराना है, उसकी वांछनीय प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप। सिर्फ सिंपल बेसिक शेप ही बच्चे को सिखाना हमारा मकसद है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत ही लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है, तो ये तो नहीं हो सकता। टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जाम्पल। अध्यापक को प्रारंभ में ही सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। वही गलत है, हमें छोटे लेवल पे तो इंडक्शन मेथड का यूज़ करना है। हमें तो जो डेफिनेशन है वो बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल देकर कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट कराना है। पहले ही डेफिनेशन देना बिल्कुल ही गलत है, तो ये भी नहीं होगा। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दीर्घ स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सके। बिल्कुल सही, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देंगे तो बच्चा जो है स्पेस की इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, कि चीज़ें जो हैं अगर सामने से कैसे दिख रही हैं, टेढ़ी कैसे दिख रही हैं और कैसे लोकेटेड हैं। एक बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई खड़ा है तो उसका अगर मैं चित्र बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, तो वो आपको देने की बहुत ज़रूरत है। तो यही इसका आंसर है। डेवलप करना एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिकल वोकेबलरी नीड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्योमितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये भी गलत है। आपको थोड़ा बहुत आपको शब्द संग्रह तो देना पड़ेगा ना। अगर आपकी 4 साइज की चारों शेप, मतलब 4 साइड्स इक्वल वाली एक शेप है, तो आप उसको बताएंगे ना बच्चे को, भाई ये एक स्क्वायर है। ठीक है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट का नाम, वोकैब तो डेवलप आपको करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि आप बिल्कुल सामने आते ही आप बिल्कुल डेफिनेशन मत दे दो पहले स्टेप पे, मगर वोकैब देना तो एक ऑब्जेक्टिव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई 3 है। Which of the following is an indicator of mathematical reasoning? निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? यानी गणित में तर्कना आप जो कर रहे हो।
एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सिर्फ कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देना किसी भी रीजनिंग का हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, यानी कि आपने कोई काम किया है, आपने कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉलो किया है और उसके बारे में अगर आप तर्क दे पा रहे हैं तो हाँ भाई, ये एक गणितीय मैथमेटिकल रीजनिंग है, यही इसका आंसर है। एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, भाई ये तो काफ़ी मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि बस गणना करना, तो ये तो नहीं है कंप्यूटेशन वाला। एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूला इन डिफरेंट सिचुएशन, तो भाई ये रिकॉल कर पाना सिर्फ, ये तो एक हमारा नॉलेज वाला ऑब्जेक्टिव है जो कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, रिकॉल और रिकॉग्नाइज करना, जो कि बहुत ही निम्न स्तर का है। हमें रीजनिंग वाला देखना है, तो रीजनिंग तो सबसे ज़्यादा ये होगी कि आपने अलग अलग प्रोसीजर लगाए और उसकी आप अच्छी जस्टिफिकेशन दे पा रहे हो, यानी गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, तो इसलिए इसका आंसर 2 है। अब ये लेवल 2 के क्वेश्चन है, ठीक है। अ मैथमेटिकल थ्योरम इज, एक गणितीय प्रमेय क्या है? अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सियम्स। अब देखिए एक्सियम्स क्या होते हैं, थ्योरम क्या होती है, देखिए आसान सी बात है। एक्सियम जो होते हैं ना, कुछ ऐसे सत्य हैं जिनको यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया गया, यानी कि ये तो सत्य हैं ही, ये बिल्कुल सही है, चाहे और उनके कोई प्रूफ देने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए और ए सी के बराबर है, ठीक है। राम श्याम का भाई है, श्याम घनश्याम का भाई है, तो राम और घनश्याम भाई है। एक ऐसा एग्जांपल बड़ा ही वेग सा दिया मैंने, खैर, मगर ये ठीक है। तो ये कि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर है, ठीक है। और तो ये एक्सियम है। अब उस एक्सियम के आधार पे आप कोई चीज बनाते हैं और जिसका प्रूफ दे पाते हैं तो वो कहलाती है थ्योरम, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल थ्योरम एक स्टेटमेंट है जो कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से आप प्रूफ करते हैं। एक्सियम्स को आप प्रूफ नहीं करते, एक्सियम को तो आप सत्य मान ही लेते हैं। तो यही एक्सियम एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है, यही बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर है। अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू एंड डज नॉट नीड प्रूफ, भाई ये तो एक्सियम की डेफिनेशन है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ और फॉल्सिटी इज नॉट नोन, ये गलत है, हम तो प्रूफ इसका निकालते हैं ना उसकी ट्रूथ और फॉल्सिटी को जानने के लिए, तो वो थ्योरम होती है। एक स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस ऑफ प्रूफ, अगर सफिशिएंट एविडेंस प्रूफ नहीं होता तो कोई भी चीज थ्योरम नहीं बनती, तो 4 भी गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, जैसे ए जो मैंने आपको बताया कि बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर है। भाई ये यूक्लिड ने दी थी, इसने एग्जियम्स दी थी और उसकी बुक का नाम जो है वो एलिमेंट्स है। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, ठीक है। और ये अर्थमेटिक पे बेस उसने ये दी थी। और ये एक और बात ध्यान में रखिएगा, एक्सियम्स जो कि अर्थमेटिक में या एल्जेब्रा में या ज्योमेट्री को छोड़ के किसी भी चीज में यूज होती है ना, वो एक्सियम कहलाती है। और एक्सियम का नाम पोस्टुलेट बन जाता है अगर उनका प्रयोग जो है वो ज्योमेट्री में, ज्योमिति में किया जाता है, ठीक है। यूक्लिड इसका आंसर है। पाइथागोरस ने तो आपको बताया, ये पाइथागोरस थ्योरम दी थी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। डेकार्टे का इसमें कोई वो नहीं था। ऑयलर ने फॉर्मूला दिया था कि फेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2, ठीक है। 3 डायमेंशनल में कि किसी भी ऑब्जेक्ट में ये होता है, किसी भी पॉलीहेड्रन में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। गणित में अंतः विषयता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आंकलन योजना के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? हमें गणित में जो है असेसमेंट करनी है और आप इंटरडिसिप्लिनरी यानी एक विषय में आप मैथ्स की असेसमेंट जो है वो लैंग्वेज में भी वाले टीचर से भी करवाना चाहते हैं, यानी कि डिसिप्लिन के बीच में करवाना चाहते हैं, तो आप कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं? आप प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही। आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यूज़ करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यानी कि मेंटेन किए जाते हैं कि एक बच्चे की इस विषय में इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये समझ है, या फिर जनरल रूप से वो इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो इन दोनों को यूज़ किया जा सकता है मैथ्स की असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। ओलंपियाड जो है ना भाई, वो एक टेस्ट है जो कि बताता है कि क्या आया, कितना आया, क्या नहीं आया। अब हमें इंटरडिसिप्लिनरी देखना है तो ज़्यादा अच्छे और फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स वो प्रोजेक्ट और एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, इसलिए ए और सी इसका आंसर हो। विच मेथड कैन बी यूज टू प्रूव द सम ऑफ 2 इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन, यानी कि इवन अब इंटीजर जो होते हैं ना भाई, वो नेगेटिव भी होते हैं, -3 -2 यहाँ इन्फिनिटी से लेकर,
और फिर 0 और यहाँ पे फिर पॉजिटिव तक इन्फिनिटी तक। अब हमें बता रहा है 2 इवन इंटीजर यानी 2 जमा 2 वो 4 होता है। तो ये डायरेक्ट प्रूफ है, आप डायरेक्ट तरीके से बता सकते हो, यही इसका आंसर है। अब मैं आपको ये बाकी सारे प्रूफ थोड़े बता देती हूँ कि ये होते क्या हैं, ठीक है। आप देखिए डायरेक्ट प्रूफ क्या है। डायरेक्ट प्रूफ जो होता है वो प्रोसीड करता है प्रोपोजिशंस में जिनको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जैसे कि मैंने कहा एक्सियम्स को, ठीक है, और उन्हें एक चेन ऑफ सिलोगिज्म से हम डायरेक्ट डिजायर्ड कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। जैसे -a को -b से गुना करेंगे तो हमेशा a भी पॉजिटिव चीज आएगी, दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। अब आ गया हमारा इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ को जो है हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। के अंदर आपने क्या किया जाता है कि आप ना स्टार्टिंग में ही मान लेते हैं कि एक चीज है उसकी उल्टी चीज जो है वो ट्रू है। जैसे कि √2 है ना, उसको मान लिया हमें प्रूव करना है हमें कि √2 इर्रेशनल नंबर है। तो हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, और एक रैशनल नंबर को आप कैसे भी करके p/q फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हो ना। हमने मान लिया कि √2 रैशनल है, हमने स्टार्टिंग में एक प्रोपोजिशन लेके ये चल पड़े, और एंड में प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर आप क्या होता है, एंड में आप जो ये लेके चले हो ना, आप इसको दिखा देते हो कि नहीं भाई ये तो हम गलत लेके चले, तो ये गलत है, तो इसके ऑपोजिट बात सही होनी चाहिए। अब √2 हम यहाँ पे दिखा देंगे कि रैशनल हमने गलत लेके चले, तो इसलिए √2 रैशनल नहीं है, तो √2 इर्रेशनल है। अब हमने कहा √2 हमने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है, वो p/q की फॉर्म में है, और हम ये प्रूफ कर रहे हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में। फिर अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ से। यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया p² और यहाँ आ गया q²। अब p/q फॉर्म में होगा तो वो ऐसी फॉर्म होगी जो कि इररिड्यूसिबल होगी, यानी कि अगर आप 3/6 लिखते हैं तो वो आप 1/2 में काट सकते हैं ना उसको, तो वो पहले से जो p/q फॉर्म होगी वो ऐसी होगी कि जिनके फैक्टर नहीं है, जो आपस में नहीं काट सकते, जो पहले से ही बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है। अब यहाँ आ गया, आप q² को यहाँ ले जाए, 2q² = p²। अब यहाँ पे q² जो आ गया वो आ गया p²/2। अब p²/2 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये 2 से भाग हो रहा है। अब ये 2 से भाग हो रहा है तो इसका हमने कह दिया कि अरे इसका तो 2 फैक्टर बन रहा है, तो हमने मान लिया कि भाई ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 इसका फैक्टर बन रहा है। तो अब फैक्टर बन रहा है तो हमने मान लिया कि p जो है, मान लिया हमने आर्बिट्री की, वो 2k के बराबर है, क्योंकि वो इवन है। तो इवन है क्योंकि वो 2 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पे हमने p की जगह हम फॉर्मूले में 2k पुट कर देंगे। तो यहाँ आ गया हमारा 2q² = 2k²। जब हम रिड्यूस काट पीट देंगे तो अब q² जो है वो 2k² के टर्म्स में आ रहा है। अब किसी भी चीज को 2 से गुणा करेंगे तो वो इवन ही आएगी ना, ठीक है। 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, चाहे आप किसी से भी चीज को 2 से गुना करोगे तो इवन ही आएगी। तो अगर q² इवन है तो q भी इवन है, और यहाँ पे हमने देख लिया था कि p भी इवन है। अब p और q इवन को आप काटेंगे तो आपने देख लिया कि वहां पे कोई ना कोई, आपने स्टार्टिंग में जो आप लेके चले थे कि इनको आप जो इररिड्यूसिबल है, यानी इनका आपस में कोई फैक्टर नहीं है। अब इवन को काटोगे आप तो आपका 2 फैक्टर तो जरूर आएगा। अब 2 फैक्टर आ गया तो आप जो स्टेटमेंट लेके चले थे कि √2 जो है वो p/q फॉर्म में है और जिसमें कोई फैक्टर नहीं है, तो वो बात गलत सिद्ध हो गई। अब वो बात गलत सिद्ध हो गई तो √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इर्रेशनल नंबर। सो ये होता है इनडायरेक्ट प्रूफ करना, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारा एक डिसअप्रूव कर सकते हैं हम काउंटर एग्जाम्पल देकर। जैसे कि काउंटर एग्जाम्पल देना यानी कि एक बात ऐसी बता देना, यानी एक चीज बता देना कि आपकी जो आप सारी चीज बोल रहे हो उसमें से एक चीज कॉन्ट्राडिक्ट करे तो वो सारी चीज ही अपने आप में गलत सिद्ध हो जाए। जैसे कि द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज ऑड। अब जैसे आप ये स्टेटमेंट लेके चले और उसके बाद आपने बस एक एग्जांपल दे दिया कि 3 × 5 जो है वो 8 है। अब 3 × 5 8 आ गया, तो 8 तो एक इवन नंबर है, तो आपने एक ही एग्जांपल से उस सारे प्रूफ को कम कर दिया और दिखा दिया कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स ऑड नहीं होता, ठीक है। ये हो गया डिसप्रूव बाय काउंटर एग्जांपल। और अब हम करेंगे प्रूफ बाय इंडक्शन। आप देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का हमने फॉर्मूला हमें पता होता है n = nn + 1/2। अब हम देखेंगे अगर हम 1 देखें 1, अब और इस फॉर्मूले में डाल के देखिए आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमने डाला 1 + 1 / 2, तो हमारा क्या आया 1 = 1। तो 1 के लिए तो ये ट्रू है। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए ये k के लिए भी ये ट्रू है। सो 1 + 2 + 3 + up to k = k × k + 1 / 2।
अब हमें ये प्रूव करना है कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है। तो अब जो n जो है वो k+1 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 3 + 4 k, और k की जगह अब आप यहाँ एंड में लिख देंगे k+1, और वो इक्वल क्या होगा, अब हमारा k जो है उसकी जगह आप k+1 लिख रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा k+1, k की जगह यहाँ k+1 + 1/2। अब ये आपस में क्या है, 1 + 2 + 3 + k को आप ब्रैकेट में एक साथ कर लेंगे और लास्ट टर्म k+1 को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आप वो सेम फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज k+1/2, और यहाँ पे k+1 आ जाएगा, और k+1 को आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 और 2 लिख देंगे, चाहे लिख भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आप ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, यहाँ आ गया k+1, यहाँ आ गया k+1 + 1 2 हो गया, और फिर ब्रैकेट सॉल्व करके आपने लिख दिया k² + 3k + 2 और बटे में 2, और यहाँ पर भी आपने एलसीएम ले लिया और आ गया k² k + 2k + 2, और ये क्या आ गया, k² + 3k + 2/2 इज इक्वल टू k² + 3k + 2/2। तो हमने कर दिया कि ये जो है हमारा k+1 के लिए भी ट्रू है, तो इसलिए ये जो है ये प्रपोजिशन हमारा ट्रू है। ये कहलाता है भाई 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, फिर हम कहेंगे ये k के लिए ट्रू है, और प्रूफ कर देंगे हम कि ये k+1 के लिए भी है, तो इसलिए ये सही है। तो ये कहलाता है हमारा इंडक्शन का मेथड। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई हमारा है डायरेक्ट प्रूफ, कि सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज ऑलवेज इवन, ये हम डायरेक्ट प्रूफ से दिखा सकते हैं। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भाई आपको अपर प्राइमरी लेवल पे आप क्या करना चाहिए, आप विजुअलाइजेशन करना, ट्रांसपोजिशन, मेमोराइजेशन, जनरलाइजेशन, एस्टिमेशन। अब देखिए रटना जो है ना वो कंठस्थ करना वो कहीं पर भी नहीं होगा, तो इसलिए सी जहां पर हो वो तो ऑप्शन को काट ही दीजिए। तो ये 2, 3, 4 कट ही गए, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, अब हम ये सारी देख लेते हैं ये होती क्या है। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है पक्षांतरण, किसी इक्वेशन में वेरिएबल को एक तरफ कर देना और बाकी चीजों को एक तरफ कर देना, जैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखिए q = 3p + 2, और हमें p को सब्जेक्ट बनाना है, यानी p एक तरफ करना है, तो हम यहाँ पे 2 इस तरफ ले जाएंगे और 3 से भाग कर देंगे, और बाद में ये बराबर ही है तो p को लेफ्ट साइड में रख देंगे। ज्यादातर हमें जिसकी मान ज्ञात करना होता है उसे हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, और p बराबर है q - 2/3, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये कहलाता है ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण। ठीक है, ट्रांसपोजिशन को चेंज ऑफ सब्जेक्ट भी कहते हैं। अब विजुअलाइजेशन, भाई मैथ्स के दिल में है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान के दिल में है विजुअलाइजेशन, किसी प्रॉब्लम सिचुएशन को देखना और समझना। जैसे आप नंबर्स को डाइंस की इसमें विजुअलाइज करना, ये विजुअलाइजेशन है। एस्टिमेशन यानी कि अंदाजा लगाना, गैस करना, जैसे कि आपका कोई खर्चा हुआ, आपने कहा वो 250 वहां लग गए, 15 मतलब और 138 वहां लग गए, तो आप 250 और 138 ना करके 140 कर देंगे, तो आप ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कि मेरा इतना खर्चा लग गया, तो आप एस्टिमेशन का क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, यानी कि आसपास उस आंसर के पहुंच रहे हैं, तो वही कहलाता है हमारा एस्टिमेशन। मेमोराइजेशन कंटेस्ट करने के अंदर सिर्फ आप एल्गोरिदम यानी प्रोसीजरल नॉलेज जैसे करना है, कि बच्चे को बता दिया कि ऐसे ऐसे जमा करनी है, मगर बार बार वो मैकेनिकली अगर करता रहे तो वो एक प्रोसीजरल नॉलेज डेवलपमेंट होगी, कॉन्सेप्ट की नहीं होगी। हमें बच्चे की कंसेप्ट की नॉलेज बहुत ज़्यादा डेवलप करनी है, प्रोसीजर उसका भाग है, सिर्फ प्रोसीजर ही सब कुछ नहीं है, प्रोसीजर कंसेप्ट का भाग है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमें बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी कि वो बहुत कम डेवलप करेगा बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग। इवेल्युएट करो 72 को 73 से 3 डिफरेंट वेज में और कंपेयर करो रिजल्ट्स को। अब भाई बच्चा जो है वो 70+2 × 70+3 भी कर सकता है, ठीक है, एक डायरेक्ट ये गुणा करके देख सकता है, या फिर बच्चा लिख सकता है 69 + 3 × 73। तो ऐसे कितने तरीकों से देखो उसने सॉल्व करने की कोशिश करी, तो ये जो है ये तो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रही है, तो ये क्वेश्चन तो सही है, ये तो अच्छी बात है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फॉर्मुलेट करना 2 सिचुएशन जो कि रिप्रेजेंट करे इस इक्वेशन को, ऐसी सिचुएशन जो कि जिसमें ये इक्वेशन रिप्रेजेंट हो, तो आप ग्राफिकली भी वो कर सकता है या फिर वो नंबर लाइन पे भी शो कर सकता है, तो ऐसी कोई भी 2 सिचुएशन बता सकता है सोच के, तो ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो यूज हो गई ना, तो ये भी नहीं है।
एक स्टूडेंट कैलकुलेट करता है वॉल्यूम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का जिसका रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट इतनी है और उसने वॉल्यूम निकाला इतना। अब उसको ये पता लगाना है कि उसकी कहाँ गलती हो गई। तो आप गलती अगर उसका सीधा सूत्र लगाना होता तो वो कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। सूत्र लगा के जो गलती करी उसके बारे में विचार करना कि मैं कहाँ पर गलत हो गया, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है। तो ये तो है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होना। तो ये डायरेक्ट, ये देखिए फोर्थ वाला, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, तो उससे कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल एज पर एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्न में से किस लाइन में है? ठीक है, इट शुड बी एक्नॉलेज दैट मैथमेटिक्स इज मेंट फॉर सेलेक्टेड फ्यू। कुछ बच्चों के लिए ही गणित है, ऐसी सोच तो बिल्कुल ही गलत है। टेक्स्ट बुक शुड ओनली इंक्लूड प्रॉब्लम्स ऑफ एवरेज डिफिकल्टी। नहीं भाई, टेक्स्ट बुक में तो सब तरीके की होनी चाहिए, नॉर्मल भी, एवरेज भी, आसान भी, डिफिकल्ट भी। ये भी गलत है। कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स का यानी गणितज्ञ होगा, जैसे आर्यभट्ट हो गए और पाइथागोरस हो गए, मतलब जो अलग अलग देशों के भी हैं, सबका, डिफरेंट रीजन्स का और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का वो हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल सही है, रामानुजम वगैरह का, क्योंकि भैया उन्होंने बहुत मेहनत किया तो उनको एक्नॉलेज करना, उन्होंने गणित में कितनी चीज़ें ऐड करी हैं तो उनको करना चाहिए। तो ये तो सही है, आंसर यही है। मैथमेटिकली टैलेंटेड स्टूडेंट शुड बी ग्रूम्ड इन आइसोलेशन। भाई आइसोलेशन, अलग, सेग्रीगेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेकार है और आउटडेटेड है आज की डेट में। बट इंक्लूजन का जमाना है, समावेशी शिक्षा की बात करनी चाहिए, सबको एक साथ मिलकर पढ़ाना है। ऐसे अलग अलग करके कि इंटेलिजेंटों को अलग और अलग से पढ़ाओ, ये बात नहीं चलेगी। तो इसलिए 4 भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम। गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? पहला, ग्रुप वर्क और ग्रुप प्रॉब्लम को डिस्करेज करो। गलत बात है भाई, ग्रुप वर्क इकट्ठा बच्चा बैठ के सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को, नई पक्षों को जानेंगे, एक चीज़ को, विभिन्न आयामों को देख पाएंगे, तो ये बात तो गलत है। इट इज एम्फोसाइज दैट मैथमेटिक्स इज एसेंशियली अ कॉन्क्रीट सब्जेक्ट। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। भैया गणित एक मूर्त तो नहीं, वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट विषय है, तो ये बात तो गलत है। मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर एनकरेज। बिल्कुल सही। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे बच्चे की जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चे की और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस उसे आएंगी और मैथ्स को वो और अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज कर पाएगा। यही इसका आंसर है। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम आर नीटली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द बोर्ड बाय द टीचर। अब टीचर जो है वो सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज, यानी कि आप दिखा दे कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना या कंप्यूटेशन करना सिखा दे, तो वो तो एक अच्छा इफेक्टिव मैथ्स क्लासरूम नहीं है, उससे तो सिर्फ मैकेनिकल काम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब जो है आपको आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, ये बताना है। बिगिन बाय राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आप वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है वो आप लिख देंगे, ठीक है, एल क्यूब, तो वो तो गलत है, स्टार्टिंग में थोड़ी लिखना है आपने। आप एनकरेज करेंगे प्रिसाइज कैलकुलेशन शुरुआत से ही, ये भी गलत है, आप सीधा ही सिर्फ कैलकुलेशन पे थोड़ी फोकस करेंगे। बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू द वॉल्यूम ऑफ 2D फिगर्स। अब 2D फिगर्स का वॉल्यूम थोड़ी होता है, उनका तो एरिया होता है, क्योंकि वो 3 आयामी तो होती ही नहीं, तो इसलिए ये बात भी गलत है। तो 4th क्वेश्चन ऑप्शन। एनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को कि फिगर आउट करें वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जब वो फिगर आउट करने लग जाएंगे फिर जाके उनको धीरे धीरे सूत्र उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे या उनको उस तरफ बनाने की तरफ प्रेरित करेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बच्चे के लिए क्या सही नहीं है? ठीक है, प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलो अ डेफिनेट ऑर्डर। बिल्कुल सही, एक डेफिनेट ऑर्डर इसमें भरते हैं, ये बात तो सही है। प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ हिस्टोरिकल रेदर देन अ लॉजिकल ऑर्डर। भाई अब हिस्ट्री की बात हो रही है कि किसने क्या पहले डेवलप किया, उस ऑर्डर को मानेंगे, लॉजिक के को ताक पे रख के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैथ्स में तो लॉजिक की बहुत प्राथमिकता है, तो ये बात गलत है, यही इस चीज का आंसर है। अर्ली अंडरस्टैंडिंग बच्चे की स्पेस की बच्चे के सेंसरी मोटर एक्सपीरियंस से बिल्ड होती है, ये बिल्कुल सही है। आप देखिएगा कि 1-1.5 साल के बाद बच्चे को समझ में आने लग जाता है कि मैं वो मतलब गिर सकता हूँ यहाँ से, मतलब मैं बेड पे से गिर सकता हूँ, तो क्योंकि उसको नीचे डेप्थ परसेप्शन आने लग जाता है, तो ये सही है। कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट विजुअल एंड टेक्टाइल एक्सपीरियंसेस इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्टिव स्पेस।
आपको जो है प्रोजेक्टिव स्पेस बच्चे को दिखाना है, तो आप बहुत सारे विजुअल एक्सपीरियंस देंगे, छू कर देने वाले एक्सपीरियंस देंगे, उनका कोऑर्डिनेशन होगा तो उससे उसको मदद मिलेगी। ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। इसके लिए भई एक थोड़े पियाजे और एक उनके स्टूडेंट थे इन हेल्डर ने, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए कहा। ड्राइंग बनाने के लिए कहा तो जो सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा है ना, उससे कहा कि आपको वो क्या करता है, वो उसकी जो थिंकिंग होती है ना भाई, वो टोपोलॉजिकल होती है। इस तरीके से होती है कि सब चीज एक चीज के अंदर सम्मिलित है, जैसे कि आंखें मुंह के अंदर सम्मिलित है। और मतलब अगर कोई ये आप बच्चों की ड्राइंग में भी देखेंगे कि उसे कहा जाए कि एक माउंटेन के ऊपर बच्चे दिखाए, तो वो क्या कहेगा, वो माउंटेन के अंदर ही दिखा देगा। तो इस तरीके की सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। और फिर जब बच्चा जो होता है थोड़ा उसमें आ जाता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल में आने लग जाता है, तो बच्चा जो है वो अगर कोई एनिमल बना रहा है तो उसकी दोनों आंखें एक ही तरफ बना पाएगा। तो क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि एक तरफ से देखूंगा तो एक ही आंख दिखेगी, दूसरी नहीं दिखेगी। मगर जैसे जैसे वो ऑपरेशनल हमारा जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आने लग जाता है, तो बच्चा समझ जाता है कि एक ही आंख दिखाने लग जाता है, उसके चित्रों में फर्क आने लग जाता है। और वो जो है वो लाइंस के बारे में और टेढ़ी लाइन, सीधी लाइन, ये सब सीखने लग जाता है। तो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है, मतलब ये है कि पहले वो जो होता है टोपोलॉजिकल होता है, यानी कि चीजों के अंदर स्पेस पे आधारित, फिर प्रोजेक्टिव होने लग जाता है और धीरे धीरे यूक्लिडियन होने लग जाता है, यानी हाई फाई होने लग जाता है, जैसे कि ज्योमेट्री का जो हम छठी से पढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके की ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे की। तो ये हम देख सकते हैं, ये इस एग्जाम के आंसर की है। और आप और भी टेस्ट ऐसे करते रहेंगे हम। आपको भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता दूर नहीं है। थैंक यू। जय हिंद।